जय हिंद। वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 के बीच जो आंदोलन हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, इनके बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का है ये चैप्टर। लगभग आधुनिक भारत का बीपीएससी के में भी सिलेबस में भी दिया गया है राष्ट्रीय आंदोलन। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। 1870 के दशक से 1947 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था उस दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की गोले छोड़ती पुलिस को, उस भीड़ को दिखाया गया है। और पिछले अध्याय में हम लोग निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति भी हम लोग देख चुके हैं। हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। और इन मुद्दों के बारे में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। यदि हाँ ऐसा लगता है तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे, इसके बारे में थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं आगे। राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलाव ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया कि यह देश क्या है, यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है कि यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यानी कि भारत जो है, यहाँ पे रहने वाले जो बहुत पहले से रह रहे हैं उन लोगों का ये घर है भारत। और यह देश और इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था इन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, ऐसा लोगों को के मन में विचार भी आने लगे थे। और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का अर्थात भारतीयों का नहीं हो सकता, ऐसे विचार समाज में फैलने लगे थे या आ गए थे। और यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1850 के बाद जो भी राजनीतिक संगठन बने थे उनमें यह विचार साफ दिखाई देने लगे थे उन संगठनों में। और 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। 1870 से 1880 के दशक में जो बने थे उनमें यह चेतना और भी गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। इनमें से ज़्यादातर जो संगठन थे उनकी बागडोर, उनको संभालने वाले वकील या अंग्रेजी पढ़े लिखे जो पेशेवर थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग इन संस्थाओं को चलाते थे। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा के नाम को गौर से देखिए, इसके नाम में ही छिपा हुआ इसका अर्थ। सार्वजनिक का मतलब होता है कि सब लोगों का या सबके लिए। सर्व का अर्थ होता है सभी, जनिक का अर्थ होता है लोगों का। इस तरह से सार्वजनिक का अर्थ हुआ कि सभी लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। ये संगठन जितने थे ये खास लक्ष्य पर काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग भारत के सभी लोगों को का अपना लक्ष्य बताते थे कि ये भारत के सभी लोगों का लक्ष्य है। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम करते थे कि लोग संप्रभु, संप्रभु का अर्थ भी यहाँ दिया गया है। संप्रभु का अर्थ होता है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। जैसे आज भारत संप्रभु देश है, अर्थात भारत बिना किसी बाह्य
देश के, यानी कि बिना किसी विदेशी देश के या बाहरी देश के हस्तक्षेप के अपना स्वतंत्र रूप से अपना कदम उठाने में, अपने शासन करने में सक्षम है, अपने विचारों का व्यक्त करने में, अपने कानून या अपने विचारों को, अपनी कार्यवाहियों को स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ऐसी क्षमता भारत के पास आज है। तो इसी को कहा जाता है संप्रभु, यानी कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता को ही संप्रभु कहा जाता है, जिसे आज हमारा भारत देश भी संप्रभु देश है, जबकि औपनिवेशिक शासन में ऐसा नहीं था। संप्रभु एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा के से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म एक्ट पारित किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया है? तो आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया है और इसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। यानी कि भारतीयों से इस एक्ट के आर्म्स एक्ट 1878 में जो लागू किया गया या पारित किया गया, उसका मेन उद्देश्य तक भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार इस एक्ट के अंतर्गत इनसे छीन लिया गया था कि भारतीय लोग अब अपने पास उनके पास ये अधिकार नहीं रहेगा कि हथियार अपने पास रखें। यानी कि हथियार रखने का अधिकार भारतीयों से छीन लिया गया था इस 1878 के आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। और इसी साल अर्थात 1878 में ही इसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके, ऐसा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार की जो आलोचना करने वाले लोगों को चुप कराया जा सकते। और इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ऐसा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में वर्णित था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1778 ईस्वी में पारित किया गया था। और इसी साल आर्म्स एक्ट भी पारित किया गया था। आर्म्स एक्ट में भारतीयों से हथियार रखने की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। इसके बाद 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में, इस समय 1857 के बाद में हम लोगों ने देखा कि 1857 के विद्रोह के बाद में सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके सारे अधिकार ब्रिटिश सरकार ने अपने अंतर्गत ले लिया था। ब्रिटिश संसद के पास सारे अधिकार हो गए थे। तो भारत का शासन ब्रिटिश संसद ही चलाती थी, ब्रिटिश सरकार ही चलाती थी। तो यहाँ पे सरकार का अर्थ ब्रिटिश सरकार से है। तो 1883 ईस्वी में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया और इसको लेकर इल्बर्ट बिल को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। अब क्यों हुआ? क्योंकि इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश, यानी कि भारतीय न्यायाधीश जो कार्य कर रहे हैं, भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। ऐसा इल्बर्ट बिल में प्रावधान किया गया था ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। कुछ न्यायाधीश ऐसे थे जो यूरोपीय थे और कुछ न्यायाधीश ऐसे थे जो भारतीय न्यायाधीश थे। तो इल्बर्ट बिल के में यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों या अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमा चला सकते हैं। और जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, जब अंग्रेजों ने यह देखा कि भारतीय लोग भी इनके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं, भारतीय न्यायाधीश, फिर अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और इनके विरोध का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया। और जब सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया, भारतीय लोगों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया और इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैया का पता चलने लगा। भारतीय लोगों को और भी ज़्यादा विश्वास हो गया कि सरकार भी भारतीयों के पक्ष में पूरी तरह से नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है, अंग्रेजों का ही साथ दे रही है। तो ये धारणा और भी ज़्यादा गहरी बैठ गई भारतीयों के पास। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी। यानी कि भारतीयों को एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत लगभग 1880 से ही महसूस की जा रही थी। परंतु इल्बर्ट बिल जो विधेयक
इल्बर्ट विधेयक ने इस चाक को और गहरा कर दिया। 1885 में देश के 72 प्रतिनिधियों ने, और उसके बाद 1885 में देश के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके बंबई अधिवेशन किया गया, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया 1885 में। तो 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया और संगठन के प्रारंभिक नेता, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन के प्रारंभिक नेता जो थे, उनमें थे दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र चंद्र बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, यस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य। प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे ये सारे लोग। जो संगठन के प्रारंभिक नेता थे ये प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे। दादा भाई नेहरू जी की बात करें तो दादा भाई नेहरू जी व्यवसायी और प्रचारक थे और वे लंदन में रहते थे, और कुछ समय के लिए दादा भाई नेहरू जी ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे और उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। इसके अलावा सेवानिवृत्त थे एक ब्रिटिश अफसर जिनका नाम था A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की थी। एक स्रोत दिया गया है, हम लोग देखते हैं कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। तो जनवरी 1886 में दी इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा था, उस समय ये अखबार चलता था, दी इंडियन मिरर नामक अखबार। इन्होंने जनवरी 1886 में दी इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा कि बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में ही हुआ था। वहीं पे इसकी स्थापना किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था। और बंबई में आयोजित दी इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा जनवरी 1886 में कि बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय, यानी कि जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है, ऐसा अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी, ऐसा इस अखबार ने लिखा। बदरुद्दीन तैयब उस समय 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से, उस समय अध्यक्ष के पद पर थे बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस में। इन्होंने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है, ऐसा उस समय अध्यक्ष रहे 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा था। इधर दाहिनी तरफ हम लोग देखें तो दादा भाई नेहरू जी का चित्र दिया गया है, इनकी फोटो दिया गया है, जिसको देख सकते हैं हम लोग। दादा भाई नेहरू जी ने एक पुस्तक लिखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर लगभग एग्जामों में पूछा जाता रहता है। तो दादा भाई नेहरू जी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। दादा भाई नेहरू जी ने अपनी इस पुस्तक में ब्रिटिश शासन की भरपूर तीखी आलोचना की है। तो इनकी पुस्तक जरूर याद रखिएगा, दादा भाई नेहरू जी की पुस्तक, जिसके लेखक दादा भाई नेहरू जी हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे देखते हैं हम लोग उभरता हुआ राष्ट्र। उभरता हुआ राष्ट्र अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों से के लिहाजा से मध्य मार्गी पार्टी थी। मध्य मार्गी पार्टी का मतलब कि नरम पंथी पार्टी थी। इसमें नरम दल के ही ज़्यादा नेता थे। तो इसमें दो तरीके के नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, एक नरम दल के नेता और एक गरम दल के नेता थे। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 साल यानी प्रारंभिक 20 सालों में कांग्रेस ने अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिलाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उन परिषदों का गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं और इस काम के लिए उसने मांग की, अर्थात कांग्रेस ने मांग की कि सिविल सेवा के लिए
लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित कराई जाए। उस समय लंदन में ही परीक्षा सिविल सर्विसेज की आयोजित कराई जाती थी, लेकिन कांग्रेस ने मांग किया कि लंदन के साथ साथ भारत में भी सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं, सिविल सेवा की परीक्षाएं आयोजित की जाएं। शासन के भारतीयकरण की मांग। शासन के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसर का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलती थी कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते हैं, ऐसा अंग्रेज मानती थी, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, और आज के समय में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग भी है। और साथ ही साथ मांग किया कि आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। निरस्त करना किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है। निरस्त करना किसे कहते हैं? किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त करना, यानी कि कानूनी तरीके से किसी कानून की वैधता को समाप्त कर देना ही निरस्त करना कहलाता है। तो यही मांग किया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। इसमें भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। तो यहाँ पे मांग किया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी छीन लिया गया था। तो ये भी मांग किया जा रहा है कि अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना था। बढ़ते लगान के कारण, क्यों कह रही थी, ये भी बता रही है कि बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। ऐसा कांग्रेस बोल रही थी कि अकाल इसी कारण से पड़ा है, क्योंकि अनाजों का निर्यात कर दिया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे अभाव पड़ गया है अनाजों का, और जो लगान ज़्यादा वसूला जा रहा है इससे भी बहुत बुरा असर पड़ा है, ऐसा कांग्रेस का कहना था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय कानूनों के साथ होने वाले बर्ताव और तथा भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, वह गरीब जनता के बारे में भी बोल रही थी, वनवासियों के बारे में भी बोल रही थी, जो विदेशों में काम कर रहे हैं भारतीय, उनके बारे में भी बोल रही थी। मंदमार्गी नेता यानी कि नरम दल के नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले। मंदमार्गी नेता जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अर्थात नरम दल वाले नेता, वो ऐसा सोचते थे कि शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से उन्हें अवगत कराया जाए। इसके लिए उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, ऐसा उस समय लगता था, जबकि ऐसा था नहीं। इसीलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। एक स्रोत दो भी दिया गया है यहाँ पे, सोने की चाह में दिनसा वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता थे, अर्थात नरम दल के नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इन्होंने 1887 में नेहरू को संबोधित करते हुए कहा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, वही लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं, तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है, ऐसा दिनसा वाचा जी ने नेहरू जी को संबोधित करते हुए कहा था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये नारा किसने दिया था?
इसमें ही हम लोग देख लेंगे बाल गंगाधर तिलक ने शायद ये नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे ज़्यादा अमूल परिवर्तनकारी मतलब कि गरम दल के नेता थे। ये अपने बल पर आज़ादी दिलाना चाहते थे, अपनी ताकतवर हिंसा के माध्यम से करना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले अहिंसा के पुजारी थे और गरम दल वाले अमूल परिवर्तन करने वाले ये हिंसा के पुजारी थे। ये अपने ताकत के दम पर, लड़ाई के दम पर, हिंसा के दम पर भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। तो 1890 के दशक तक बहुत सारे लोगों को कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा होने लगा था। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेताओं में मुख्य 3 नेता थे, बाल, पाल और लाल। बाल का अर्थ है बाल गंगाधर तिलक और पाल का अर्थ है बिपिन चंद्र पाल और लाल का अर्थ है लाला लाजपत राय जैसे नेता। 3 बाल, पाल और लाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता अमूल परिवर्तनकारी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। इन्होंने निवेदन की, राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। इनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों के स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, लोगों को अपने स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह नारा किसने दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये नारा दिया था तिलक ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे देखते हैं हम लोग 1905 में वायसराय करजन ने गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त कर दिया गया था? 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया था। तो 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 बंगाल का विभाजन कब किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और किसने किया था? तो उस समय थे वायसराय करजन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ और किसने किया था? वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा प्रांत था और उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और बंगाल में उस समय बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। ऐसा अंग्रेज लोग कहते थे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं था। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय सरकार को क्या करना था कि बंगाल से गैर बंगाली इलाकों को अलग करते, लेकिन जबकि ऐसा नहीं किया। सरकार ने क्या किया कि बंगाल के पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया, यानी कि बंगाल का जो पूर्वी भाग है उसको अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि उस समय ज़्यादातर गतिविधियां जो हो रही थी बंगाल में ही हो रही थी। तो इन नेताओं की गतिविधियों को रोकने के लिए ही अंग्रेजों ने ऐसा किया था। तो बंगाल के पूर्वी हिस्से को अलग करके असम में मिला दिया, जिससे राजनीतिक गतिविधियों के नेताओं को, वहाँ के रहने वाले नेताएं वहाँ से अलग हो जाए बंगाल से। अंग्रेजों का ऐसा उद्देश्य था, बंगाली जनता को बांट दिया जाए, और इस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाली जनता को बांट दिया। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और अमूल परिवर्तनकारी, यानी कि 2 तरीके के नेता थे उसमें, मध्यमार्गी अर्थात नरमपंथी और अमूल परिवर्तनकारी अर्थात गरमपंथी नेता जो थे। कांग्रेस के सभी धड़ों ने, कांग्रेस में 2 धड़ थे, मध्यमार्गी और अमूल परिवर्तनकारी अर्थात नरम दल और गरम दल, 2 धड़ थे कांग्रेस के। तो कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया और विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जनप्रतिनिधियों के नए नए रास्ते
जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस विरोध से जो आंदोलन निकला उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनगुन सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? तो स्वराज आंदोलन जो उपजा था इसी को बंगाल के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऊपर और देख लेते हैं, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ये बाल गंगाधर तिलक की तस्वीर है। ये उस समय एक पत्रिका के संपादक थे, एक अखबार के संपादक थे। यहाँ पे अखबार भी दिया गया है, देखिए उसमें लिखा गया केसरी, और बाल गंगाधर तिलक की ये तस्वीर है। बाल गंगाधर तिलक, मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए, उसमें लिखा है केसरी। तिलक के संपादन से निकलने वाला मराठी अखबार था केसरी। केसरी कैसा अखबार था? तो मराठी अखबार था, और केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। इसके संपादक यही थे बाल गंगाधर तिलक, मराठी अखबार केसरी के, और इसमें ब्रिटिश शासन की कट्टर आलोचना की जाती थी। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल होने लगे थे। उनकी तस्वीर भी यहाँ हजारों लोगों की जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान शामिल हो रहे थे उनकी भी चित्र उस समय का दिखाया गया है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय शिक्षा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। कुछ लोग क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे, जैसे ये अपने लाला लाजपत राय का भी यहाँ पे चित्र दिया गया है। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनकारी के एक प्रमुख नेता थे, और वह आर्य समाज यानी कि लाला लाजपत राय आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी, यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों ने एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? 1906 में किया गया था। और ये कब किया गया है और किसने किया था? तो मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने कहाँ पे किया था? ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? 1906 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ढाका में किया गया था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। उन्नीस सौ पाँच में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। मुस्लिम लीग ने यह मांगा कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। और 1909 ईस्वी में सरकार ने, अर्थात ब्रिटिश सरकार ने यह मान ली, उनकी यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुसलमान मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। ऐसा इनके कृत्य से, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऐसी मांगों से अब धार्मिक
अब इससे राजनेताओं में धार्मिक समुदायों के लोगों को अपने धार्मिक समुदायों के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच इससे पैदा होने लगा। और 1907 में कांग्रेस टूट गई। 1907 में कांग्रेस के दोनों धड़ अलग हो गए, अर्थात 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी धड़ बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। मध्यमार्गी धड़ जो था इनका यानी नरमपंथी मार्ग पर चलने वाले नेता, ये लोग बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध थे। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया। मध्यमार्गी अर्थात नरमपंथियों का कांग्रेस पर दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी जो गर्मपंथी नेता थे वे तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमे में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। 1907 में दोनों धड़ अलग हुए और 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता हुई। और अगले साल कांग्रेस और 1915 में दोनों खेमे एक हो गए, गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। उसके बाद अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी ऐतिहासिक समझौता लखनऊ समझौता में दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच में लखनऊ में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों संगठनों ने देश में इस समझौता के अंतर्गत दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के जरिए के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। इस प्रकार दोनों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में दोनों एक हो गई। क्रांतिकारी हिंसा किसे कहा जाता है? तो समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का प्रयोग, हिंसा अर्थात मारपीट, लड़ाई झगड़े, बल प्रयोग, इसको हिंसा कहा जाता है। तो क्रांतिकारी हिंसा किसे कहा जाता है? समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना ही क्रांतिकारी हिंसा कहलाता था। परिषद किसे कहते हैं? परिषद कहा जाता है प्रशासकीय सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था को परिषद कहा जाता है। जन राष्ट्रवाद का उदय। साथियों ये वीडियो यहीं तक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग लगभग 3 पार्टों में पढ़ेंगे। पहला पार्ट यहाँ तक, इसके बाद हम लोग आधे आधे घंटे का लगभग 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। इससे हमको सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा और होता कुछ नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो कर दीजिएगा, ना हो तो मत कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।